ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में आता है दैट इज व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स होता है दैट इज इट इज नोन एज द ब्रांच ऑफ साइंस which mainly deals with the forms of energy and their interconversion। मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, विच विल बी टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि एनर्जी के एक्सचेंजेस होंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो एनर्जी से डील करने वाला जो ब्रांच है साइंस का, उसको हम रेफर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके टर्म में अटैच्ड क्या है, थर्मो। थर्मो का मतलब ही होता है दैट इज रिगार्डिंग एनर्जी, इट विल बी टॉकिंग अबाउट हीट। तो हीट के एक्सचेंजेस यहाँ पर टेक प्लेस करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सारे टर्म्स हमारे पास होते हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ बेसिकली अ इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि यहाँ पर मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमें जानने ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्टडी दिस चैप्टर पीसफुली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी used in thermodynamics. So we are having the terminology that is used in thermodynamics. तो टर्मिनोलॉजीज इसके पास आएंगे। सबसे पहला है दैट इज नोन एज सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा है क्या, तो सिस्टम हमारा वो पार्ट है पूरे यूनिवर्स का जहाँ पर हम एनर्जी का एक्सचेंज का स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कोई ऐसा पार्ट है, पूरे यूनिवर्स है हमारे पास, लेट्स से दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्स। अब उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया जिसका हमें स्टडी करना है। नाउ द पार्ट विच वी हैव चोजन टू स्टडी विल बी टर्म्ड एज द सिस्टम, यानी कि उस छोटे से पार्ट का नाम हो जाएगा सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है तो इसके अराउंड क्या होगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज सराउंडिंग। तो ये जितने भी पार्ट हैं दैट आर जस्ट अराउंड द सिस्टम दे विल बी टर्म्ड एज सराउंडिंग। और यूनिवर्स क्या होता है, दैट इज इंक्लूडिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, वट एवर इट इज दैट इज टर्म्ड एज द यूनिवर्स। मतलब यहाँ पर तीन टर्म्स आ गए। पहला कि हमें पूरे यूनिवर्स का तो स्टडी करना नहीं है, मतलब हमें एक फिक्स्ड पार्ट का स्टडी करना है कि वहां पर हीट के एक्सचेंजेस किस तरीके से टेक प्लेस कर रहे होते हैं। तो वहां पर जिस तरीके से भी हीट का एक्सचेंज होगा तो उसको हम लोग रेफर करेंगे दैट इज सिस्टम। अब उस सिस्टम के अराउंड जो भी हमारे पास सराउंडिंग बॉडी होगी दैट इज टर्म्ड एज द सराउंडिंग, दैट इज द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज टर्म्ड एज सराउंडिंग। और हमारे पास यूनिवर्स क्या होता है, तो यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम प्लस सराउंडिंग, की इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे देन वट एवर दैट विल बी ऑब्टेन्ड इट विल बी टर्म्ड एज यूनिवर्स। तो तीन टर्म्स है, काफी सिंपल टर्म्स है। अब सिस्टम को हम चाहे तो एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज रिगार्डिंग इट इज कॉल्ड टू बी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मैटर in which the observation and विच इज सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली है क्या, तो इफ यू वांट टू राइट अनदर डेफिनेशन देन वी कैन से इट एज दिस इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मैटर और वी कैन से यूनिवर्स विच इज सब्जेक्टेड टू ऑब्जर्वेशन, कि हम इसको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं एंड separated by or from the surrounding by boundary। कि इसके अराउंड ये सेपरेशन किस तरीके से होता है, तो देयर हैज टू बी सम बाउंड्री व्हिच कैन सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। एंड सराउंडिंग किसको रेफर करते हैं, आइदर लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स या फिर बोल सकते हैं एक्सेप्ट सिस्टम, एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी as surrounding। So this is surrounding is nothing but except the system, anything around it is considered to be surrounding। और यूनिवर्स क्या होता है, तो दोनों का समेशन, सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दो। अब यहाँ पर एक टर्म आ जाता है दैट इज रेफर्ड एज बाउंड्री। ये बाउंड्री ही है जो क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होता है।
तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला जो पार्ट है दैट इज रेफर्ड एज बाउंड्री। तो बाउंड्री का डेफिनेशन है एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज रेफर्ड एज द बाउंड्री, उसी का हम लोग नाम देते हैं। अब बाउंड्री जो होता है वो क्या हो सकता है, दो तरीके का, या तो रियल या फिर इमेजिनरी। मतलब हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस पार्ट का स्टडी करना है। जैसे कि कोई थ्योरेटिकल चीज हमें स्टडी करना है, तो थ्योरेटिकल में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली अपने दिमाग में बस सोचेंगे कि यहाँ यहाँ पर बाउंड्री होगा और इसके अंदर और बाहर वाले से किस तरीके का एनर्जी का एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा होगा। दैट इज व्हाट इज वी आर थिंकिंग इनसाइड आवर माइंड, बट एक्चुअली में मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। सो दैट इज रेफर्ड एज इमेजिनरी काइंड ऑफ बॉन्डिंग। और दूसरा है हमारे पास रियल, यानी कि सचमुच में वहां पर क्या है, एक बाउंड्री प्रेजेंट था। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑफ टू टाइप। नाउ द बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है, तो जैसे हमारे पास है एक पिस्टन लेते हैं, तो दिस पिस्टन इज देयर। ठीक है, अब ये पिस्टन कर क्या रहा है, तो पिस्टन यहाँ पर इस कंटेनर में जो भी गैस प्रेजेंट है उस गैस को बाहर के सराउंडिंग वाले गैस से सेपरेट आउट कर रहा है। यानी कि इस पिस्टन के अंदर ये वाला जो पूरा हमारा कंटेनर है दैट इज रेफर्ड एज सिस्टम, तो इसको हमने नाम दे दिया सिस्टम का। अब इसके बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, सराउंडिंग का नाम देंगे। अब ये पिस्टन क्या हो सकता है, मे बी फिक्स्ड हो और मे बी मूवेबल हो। मतलब ये पिस्टन अप डाउन मूव कर सकता है या फिर ये पिस्टन फिक्स्ड हो सकता है, तो इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। अब ये जो पिस्टन है दैट इज नथिंग बट द बाउंड्री, इसी को तो हम रेफर करेंगे बाउंड्री, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग को सिस्टम से सेपरेट करने का काम कर रहा है। सो दिस पिस्टन ओनली इज रेफर्ड एज द बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग द सराउंडिंग एंड सिस्टम। अब ये पिस्टन जो है, यानी कि ये जो बाउंड्री है, इट इज आइदर मूवेबल और फिक्स्ड। यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो भी क्या हो सकता है, आइदर एक्सपांड कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो दो चीजें आ गई। अगर हमारे पास एक रिजिड फिक्स्ड बाउंड्री है तब हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम का साइज एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, वो फ्लक्चुएशन में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर हमारा जो बाउंड्री है वो क्या हो जाए, फ्लेक्सिबल हो, वो मूवेबल हो, इन दैट केस द सिस्टम कैन आइदर अंडरगो टू टाइप ऑफ थिंग, दैट इज कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री सिस्टम का साइज भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, दैट इज एयर इन अ फ्लेक्सिबल बलून। यानी कि जब आप बलून में एयर फिल अप कर रहे हो उस टाइम का बात करते हैं, तो एयर इन अ फ्लेक्सिबल बलून, उस केस में क्या होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, क्योंकि एयर इनसाइड दैट पर्टिकुलर बलून इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, कि दोनों का सेपरेशन क्या है, तो वो बलून का जो रबर वाला पार्ट है वो सेपरेशन के तरीके से एक्ट कर रहा है एंड इट कैन आइदर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा केस कि रूम रूम में जो हमारे वॉल्स होते हैं वो क्या हो रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, वी कैन नॉट मूव देम, तो दैट इज कंसीडर टू बी अ फिक्स्ड बाउंड्री। तो बस दोनों का छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस है। नाउ दिस बाउंड्री कैन बी ऑफ टू टाइप। मतलब ये बाउंड्री क्या कर सकता है, आइदर हीट को एक्सचेंज कर सकता है या फिर हीट के एक्सचेंज को ब्लॉक कर सकता है। यानी कि इट कैन बी आइदर एडियाबैटिक और डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब क्या है, कंडक्टिंग। कंडक्ट किस चीज को करेगा, तो हीट का कंडक्शन अलाउड होगा, देन इट इज विल बी रेफर्ड एज डायाथर्मिक और कंडक्टिंग इन टर्म्स ऑफ हीट। और एडियाबैटिक दैट मीन्स नॉन कंडक्टिंग, दैट मीन्स हीट का एक्सचेंज वहां पर अलाउड नहीं होगा। तो हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, जैसे कि थर्मो फ्लास्क आपके घर में रहता होगा। अभी तो विंटर का टाइम है तो थर्मो फ्लास्क तो घर में यूज करते ही है, उसमें क्या करते हैं, हॉट वाटर रखते हैं। अब वो हॉट वाटर सुबह तक तो हॉट ही रहता है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोल्ड हो जाता है। यानी कि वो वहां पर जो थर्मो फ्लास्क है, थर्मो फ्लास्क का जो बाउंड्री है वो हीट को बाहर से एक्सचेंज होने में काफी हद तक स्टॉप कर दे रहा है। यानी कि इट कैन बी टर्म्ड एज अ एडियाबेटिक टाइप ऑफ कंटेनर, यानी कि दैट इज नॉन कंडक्टिंग, वो हीट को ट्रांसफर करना अलाउ नहीं करेगा। तभी अंदर में जो सिस्टम है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी वाटर है उसका टेम्परेचर वहां पर क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। अगर हमने हॉट डाला है तो सुबह तक हॉट ही रहेगा। एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ थर्मो फ्लास्क। इफ कोई ब्रांडेड थर्मो फ्लास्क है तो काफी ज्यादा टाइम तक वो क्या करता है, वाटर को हॉट रखता है। अगर कोई लोकल जैसा कोई थर्मो फ्लास्क है, या इफ देयर इज सम डिमेरिट व्हाइल मेकिंग इट, तो क्या करेगा कि वो हीट का कंडक्शन
अलाउ कर देगा, हीट हमारी कंडक्ट होने लगेगी, तब हमारा टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी कूल डाउन। तो इन दैट केस इट वोंट बी रेफर्ड एज एडियाबेटिक। तो 2 तरीके के बाउंड्री हो गए। यानी कि हमारे पास क्या है बाउंड्री, इट कैन बी आइदर रियल और इमेजिनरी, ठीक है? इट कैन बी फिक्स्ड और रिजिड, और इट कैन कंडक्ट हीट और इट कैन नॉट कंडक्ट हीट। तो यहाँ पर बाउंड्रीज का कैटेगराइजेशन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ऑन द बेसिस फॉर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में हमने देखा कि ये एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, या फिर कुछ केसेस में अगर बाउंड्री में कुछ होल्स वगैरह हो तब वो मैटर का भी एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि अंदर के गैसेस बाहर ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री द सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। आइदर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, आइदर इट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, या फिर एक को कंडक्ट करेगा दूसरे को कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। So on the basis of flexibility of the boundary, there we have 3 types of system, which is referred as open, closed and isolated system. अब तीनों का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है ओपन सिस्टम, दैट इज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है? एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा है, तब हम इसको नाम दे देंगे ओपन सिस्टम का। सिंपल एग्जांपल क्या होगा, दैट इज कहीं पर आप क्या कर दो, वाटर का फ्लो देख लो कि दैट इज वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप। तो वाटर जब पाइप में फ्लो होता है, वाटर खुद ही मैटर है। एनीथिंग विच वी कैन सी, या फिर उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग सेंस कर पा रहे हैं, दैट इज रेफर्ड एज मैटर। यानी कि वाटर को भी हम एक मैटर रेफर करेंगे, और वाटर खुद ही फ्लो कर रहा है, और वाटर फ्लो करता है तब क्या होगा, मैटर का फ्लो अलाउड है। मतलब लेट्स से इफ वी आर हैविंग अ टैंक, और इस टैंक से यहाँ पर हमने पाइप कनेक्ट कर दिया, इस टैंक के अंदर था वाटर, ये पाइप से अब वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब मैटर कैन फ्लो फ्रॉम दिस सिस्टम विच इज द टैंक टू द सराउंडिंग थ्रू द पाइप। अब जब भी वाटर फ्लो करता है तो वहां पर टेम्परेचर का भी डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि जब वाटर फ्लो कर रहा है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, दैट मीन्स इट्स एनर्जी इज ऑल्सो फ्लोइंग। तो मैटर तो फ्लो करेगा ही, साथ साथ में उसका एनर्जी भी वहां पर क्या कर रहा है, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर एनर्जी एंड मैटर both are flowing from the system to the surrounding, referred as open system. नेक्स्ट आते हैं दैट इज रेफर्ड एज द क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम के केस में क्या है, दैट इज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर। मतलब यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज हमने स्टॉप कर दिया, सिर्फ एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज विल बी टेकिंग प्लेस। सिंपलेस्ट एग्जांपल, हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर। तो वाटर को अगर हम हीट करते हैं, वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो लेट्स से वी आर हैविंग अ कंटेनर जिसमें हमने वाटर लिया और नीचे से क्या कर दिया, हीट करना इसको स्टार्ट किया। अब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एस्केप करेगा, बट वी हैव पुट अ टॉप पे हमने उसका लिड लगा दिया। अब ये लिड लगाने से क्या होगा, इट विल बी एक्टिंग एज अ क्लोज कंटेनर। अब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में नहीं जा सकता है, दैट मीन्स वहां पर हमारा मैटर का एक्सचेंज क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। बट एनर्जी स्टिल कैन बी एक्सचेंज्ड। हमने यहाँ पर बोला कि दिस बाउंड्री कैन कंडक्ट द हीट, यानी कि वो हीट के फ्लो को अलाउ करेगा। हीट के फ्लो को अलाउड करेगा तो वाटर का टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट थोड़े टाइम के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है बट मैटर का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, रेफर्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। और थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है रेफर्ड एज आइसोलेटेड। नाम से ही क्लियर है, कंप्लीट आइसोलेशन में मतलब एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज यहाँ पर टेक प्लेस नहीं कर रहा होगा। देयरफॉर दिस इज अ सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ फ्रॉम द सराउंडिंग और विथ द सराउंडिंग। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया था थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क कैसा सिस्टम है, तो आइसोलेटेड काइंड ऑफ सिस्टम। मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होगा जब तक आपका थर्मोफ्लास्क क्लोज्ड है। मैं ओपन थर्मोफ्लास्क की बात नहीं करी, अगर क्लोज्ड है उस केस में अंदर का वाटर जो है वो बाहर नहीं जा सकता, और अंदर की जो एनर्जी है, वाटर का जो भी एनर्जी है वो भी बाहर के साइड फ्लो नहीं करेगा। सो दैट इज अ थर्मोफ्लास्क काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक है।
अब यहीं पर यहाँ पर तीनों का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि किसमें क्या एक्सचेंज हो सकता है और क्या एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो अगर ये एरो सिर्फ मेंशन्ड है तो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के केस में इन ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है कि मैटर का एक्सचेंज क्रॉस किया हुआ है, ना ही कि इट कैन नॉट बी एक्सचेंज बट इट कैन बी। एंड थर्ड काइंड and energy both exchange is not taking place, therefore referred as isolated type of system. So there are three type of system और ये system बना किस वजह से, बाउंड्री के अलग अलग तरीके के होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज अनदर स्टेट्स। दैट इज अगर सिस्टम है तो सिस्टम का कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ अमाउंट होगा, या फिर उसके अंदर कोई हीट जो स्टोर्ड है उस हीट का एक अमाउंट रहेगा। यानी कि उसके बहुत सारे टर्म्स है विच आर रेफर्ड एज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कि उसके अंदर बहुत सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे। या तो प्रेशर हो सकता है, जब भी कोई सिस्टम है तो उसका एक फिक्स्ड प्रेशर रहेगा। इट विल बी हैविंग सम वॉल्यूम, इट विल बी हैविंग सम टेम्परेचर, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट ओवर देयर, और वहां पर कुछ ना कुछ उसकी हीट कैपेसिटी रहेगी ही। यानी कि एक सिस्टम का स्टेट होगा। जैसे हम लोग कहीं पर भी लोकेशन बोलते हैं कि वेयर यू आर स्टेइंग, तो उसी तरीके के सिस्टम के केस में हम लोकेशन नहीं रेफर करेंगे, हम विल से स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। तो सिस्टम का स्टेट इज नथिंग बट दीज क्वांटिटीज। इन्हीं का तो हमने यहाँ पर नाम लिया कि इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम जैसे ही बाहर से यानी कि सराउंडिंग से इंटरैक्शन करना स्टार्ट करेगा, सो दीज ऑल क्वांटिटीज कैन फ्लक्चुएट। सिंपल सी बात है कि सिस्टम अगर बाहर से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है सराउंडिंग से, तो उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन बी एक्सचेंज्ड, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, प्रेशर चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर रेफर्ड एज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि वहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का अमाउंट क्या था, वी फर्दर क्लासिफाई द सिस्टम इन टू कैटेगरीज, दैट इज एज स्टेट फंक्शन एंड द अनदर वन एज पाथ फंक्शन। यानी कि लेट्स से वी हैव अ स्टेट of a system which is A, और second time है that is considered to be B. So this is state A of a particular system and that is a state B for a same system. अब state A से state B हमें जाना है, यानी कि let's say from one location we have to move to the another location. State क्या है, as अगर हम अपने आप को कंसीडर करें तो it will be taken as a location. So let's say कि this state A is let's say Delhi एंड दिस स्टेट बी इज लेट्स से कोलकाता। ठीक है, अब हमें दिल्ली से कोलकाता ट्रैवल करना है। अब दिल्ली से कोलकाता जब हम ट्रैवल करेंगे तब किस तरीके से कर सकते हैं, तो दे आर वेरियस मोड्स। आइदर वी कैन गो बाय रोड, कि आप क्या करो, कैब बुक करो और दिल्ली से कोलकाता कैब में आ जाओ, यानी कि बाय रोड आ जाओ। ठीक है, अब दूसरा वेज एयरवेज, कि हमने क्या किया, कोई फ्लाइट बुकिंग कर ली और वहां से दिल्ली से कोलकाता आ गए। और थर्ड वे दैट इज बाय ट्रेन। देयर कैन बी मोर पॉसिबल वेज ऑल्सो, कि रोड में भी हमने किस तरीके से ट्रैवल किया, कैब से आए या फिर अपना खुद का कार से आए, खुद से ड्राइव किया, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। और इन सबको हम क्या रेफर करेंगे, वेदर वी आर गोइंग फ्रॉम फ्लाइट और बाय रोड और बाय ट्रेन, दैट इज टेकिंग डिफरेंट पाथ। कि स्टेट ए से स्टेट बी पे जाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को चूज कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो बाय फ्लाइट और बाय रोड और बाय ट्रेन। तो देयर आर थ्री पाथ्स फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। अब यहाँ पर भी सेम चीज होता है कि यहाँ पर अगर हमारा कोई सिस्टम स्टेट ए में है, अगर उससे हम स्टेट बी में जा रहे हैं, तो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ। अब मल्टीपल पाथ में क्या क्या हो सकता है, आइदर टेम्परेचर कैन बी कांस्टेंट, आइदर वॉल्यूम कैन बी कांस्टेंट, आइदर नंबर ऑफ मोल कैन बी कांस्टेंट, और हीट एक्सचेंज कैन बी टेकन एज इक्वल टू जीरो, और द प्रेशर कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। मतलब अलग अलग पाथवे हो सकता है, और हर पाथ में उसका एक वेरिएबल जो होगा, इट कैन बी अ कांस्टेंट और इट कैन बी वैरिंग। तो उसके थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल अगर कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, ऑन दैट वे वी कैन डिफाइन डिफरेंट पाथ।
तो स्टेट ए से स्टेट बी जाने के लिए बहुत सारे तरीके हो गए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पाथ पे डिपेंड करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगी। सो लेट्स से कि अगर हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है और हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो दिल्ली से कोलकाता हम किसी भी पाथ से जाएँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। वी ओनली हैव टू रीच द लोकेशन, कि सिर्फ़ हमें कोलकाता रीच करना था और हम किसी भी पाथ को लेके बस दिल्ली से कोलकाता पहुँच गए। मतलब वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया। Whatever path you take, you are going from Delhi to Kolkata only. There is no uh, issues regarding that. बट अगर कहीं पर टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाए कि लेट्स से आपको दिल्ली से कोलकाता इन 5 to 6 आवर्स आपको पहुंचना है, तो ऑब्वियसली यू विल टेक द फ्लाइट, कि आप फ्लाइट बुकिंग करोगे और दिल्ली से कोलकाता 5 to 6 आवर्स में आप इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो चीजें हो सकती है, आइदर इट कैन बी पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। So traveling from state A to state B are two types. Either it can depend on the path or it can be independent on the path. तो अगर हमारे पास स्टेट ए से स्टेट बी पे जाने के लिए इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, यानी कि कौन सा पाथ लिया है उससे हमारी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दे आर नॉट गेटिंग फ्लक्चुएटेड। थर्मोडायनेमिक के जो भी क्वांटिटीज हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी जो भी चीजें हैं दे आर नॉट गेटिंग फ्लक्चुएटेड, तब हम उसको रेफर करते हैं एज स्टेट फंक्शन। मतलब क्या, कि वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या है, दैट वही बस उसका देखना है कि स्टेट ए से स्टेट बी गया और बाकी पाथ्स कौन से पाथ से गया उससे कोई हमारी डिपेंडेंसी आ ही नहीं रही है, देन दोज काइंड ऑफ फंक्शंस और दोज काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर रेफर्ड एज स्टेट फंक्शन। जैसे कि हमारे पास है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जैसे कि टेम्परेचर, अब स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हैं, किसी भी पाथ से जाओ, स्टेट ए पे लेट्स से 50 डिग्री था और स्टेट बी पे लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस था। तो टेम्परेचर तो हमारा पाथ, कोई भी पाथ से जाओ 50 से 25 ही ट्रैवल कर रहे हो ना। आइदर यू गो बाय स्ट्रेट लाइन, आइदर यू गो बाय अ बेंडेड लाइन, और ऐसे जिगजैग पाथ से चले जाओ, किसी भी पाथ से चले जाओ, आप 50 से कहाँ रीच कर रहे हो, 25 पे। मतलब आपका डेस्टिनेशन जो है बस वही डिसाइड कर रहा है कि आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, किस पाथ से गए वो डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी पाथ से जाओ टेम्परेचर का चेंज आपको 25 डिग्री सेल्सियस का ही मिलने वाला है, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे। पाथ से हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो ऐसे कौन कौन से क्वांटिटीज है, एक हो गया टेम्परेचर, देन प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी का चेंज। वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल, आने वाले क्लासेस में ये सारे टर्म्स डिटेल में आएंगे, अभी बस नाम देख लो। दैट इज टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। So these are some of the terms which we have to deal in detail in this particular chapter only. But what these are considered? These are considered as state function. इसको हम नाम देते हैं state function का, यानी कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी पाथ से ट्रैवल कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज पाथ फंक्शन। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो द क्वांटिटीज विच डिपेंडेंट ऑन द पाथवे, यानी कि स्टेट ए से स्टेट बी आप किस पाथवे से ट्रैवल किए उसके ऊपर इसके क्या होंगे, वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दे आर रेफर्ड एज पाथ फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल हो गया हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी। सो इन सारी चीज़ों को भी हमें डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बट व्हाट दीज आर नोन एज, दीज ऑल विल बी नोन एज द पाथ फंक्शन, कि यहाँ पर कौन से पाथ से आप ट्रैवल किए। लेट्स से इफ देयर इज स्टेट ए एंड स्टेट बी, so you are traveling by path 1, you are traveling by path number 2, or you can travel by let's say path number 3. So work done in path number 1 will not be equal to the work done in path number 2, and it will not be equal to the work done in path number 3. मतलब आप A से B को ही रीच कर रहे हो, बट पाथ 1 से ट्रैवल किया तब वहाँ पर वर्क डन कुछ अलग आएगा। पाथ 2 से ट्रैवल कर रहे हैं तब वर्क डन की वैल्यू अलग आएगी। पाथ 3 से ट्रैवल कर रहे हैं तब भी वर्क डन की वैल्यू अलग आ सकती है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जांपल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सो राइट नाउ वी आर एट द होम, और लेट्स से अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वी विल बी गोइंग टू स्कूल
और यू विल बी कमिंग टू पार्था। तो लेट्स से द सिंपल एग्जांपल कि आप घर पे हो और आपको क्या करना है, स्कूल जाना है। अब घर से आप स्कूल जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो सिंपली, कि घर से स्कूल जाने के टाइम में आपका वर्क डन जो था, आप बस घर से निकले, आप बस में बैठे और स्कूल पहुंच गए। तो दैट इज द सिंपल वे कि ये दैट डायरेक्टली यू हैव टेकन अ बस एंड रीच टू स्कूल। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज वर्क डन बस, मतलब इस पाथवे से आपने कैसा वर्क डन किया। तो दैट इज W बाय बस, यानी कि वर्क डन डन बाय यू व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बस। तो लेट्स से दैट इज केस। अब दूसरा केस लेते हैं कि आप घर से निकले, आप थोड़ा लेट्स से ग्राउंड पे पहुंचे। लेट्स से यू आर लिविंग एट द फर्स्ट फ्लोर और आप ग्राउंड फ्लोर पे आए। तो आप घर से निकले, ग्राउंड फ्लोर पे गए, ग्राउंड फ्लोर पे आपको याद आया कि आपने असाइनमेंट का कॉपी घर पे छोड़ दिया। सो स्कूल में असाइनमेंट मिलता ही है, आपने असाइनमेंट का कॉपी क्या किया, घर पे छोड़ दिया। अब आप क्या किए, इमीडिएटली वापस आए घर को और फिर से आप स्कूल को गए थ्रू द बस। अब 2 अलग-अलग पाथवेज़ आ गए। पहले क्या हुआ, पहले एक डायरेक्ट पाथवे था कि आप डायरेक्टली बस से स्कूल चले गए, नो इश्यूज़। अब दूसरा केस क्या हुआ कि आप घर से निकले, ग्राउंड फ्लोर तक गए, आपको याद आया कि आपको असाइनमेंट का कॉपी लेना था, वापस घर पे आए और फिर आपने बस लेकर स्कूल गया। यानी कि दोनों ही केसेस में आप जो काम करोगे, वो अलग करोगे। वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना। दैट व्हाट वी आर डूइंग, जो भी आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, दैट इज नोन एज वर्क। तो वर्क डन दोनों के केसेस में अलग होगा। अब आप घर से निकल के अगर डायरेक्टली स्कूल चले जाते हैं, तो आपकी वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती, लेस, कि आपने कम काम किया बट यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन। सेकेंड केस कि आप घर से नीचे गए, नीचे से फिर से ऊपर आए, फिर से नीचे जाकर बस लेकर स्कूल को गए। यानी कि इन द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज लेट्स से वर्क डन इन द बस 2। तो सेकेंड वे में आपका वर्क डन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सो यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी कि आपके स्टेट सेम रहे, आप स्टेट ए से स्टेट बी को ही जा रहे हो, बट यू आर टेकिंग 2 डिफरेंट पाथ, एंड 2 डिफरेंट पाथ में यू आर डूइंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। एक में आपका वर्क ज्यादा है, दूसरे केस में आपका वर्क क्या है, कम है। यानी कि वी कैन से दैट वर्क डन बाय बस पाथ 1 is not equal to the work done by the bus path 2। यानी कि ये दोनों वर्क डन के पाथ पर डिपेंडेंट है। सो these kind of quantities are referred as the path function। इसको हम नाम देते हैं पाथ फंक्शन का, कि कौन सा पाथ लिया उसके ऊपर कंप्लीटली ये डिपेंड करेंगे। और स्टेट फंक्शन क्या था, कि सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ए से बी तक ट्रैवल किए, ओनली, नो इश्यूज, किसी भी पाथवे से चले जाओ, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे कि सिंपल टर्म में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम रेफर कर सकते हैं कि ए से बी जाने पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्टेंस फ्लक्चुएट कर सकता है। यानी कि अगर हम ए से बी डायरेक्टली सिर्फ बस से जाते तब डिस्टेंस अलग होता, और ए से बी अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर जाके फिर से ऊपर आके फिर से हम लोग ट्रैवल करते स्कूल तक, तब डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता, अलग होता। यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली डिस्टेंस को क्या रेफर कर सकते हैं, पाथ फंक्शन, कि डिस्टेंस हमारा पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से कहाँ तक गए। दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से स्टेट हो गया और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं जीरो होगा। यानी कि जैसे हम लोग कहीं से स्टार्ट किया, लेट्स से हमने कुछ ए से स्टार्ट किया, बी तक गए और ट्रैवल करके दोबारा हम लोग ए पर वापस कर गए, यानी कि दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। वो तो आपने फिजिक्स में किया ही होगा, फर्स्ट चैप्टर ही होता है ये सब। ठीक है, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हम लोग जानते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो आने वाला है। अब डिस्प्लेसमेंट था क्या, स्टेट फंक्शन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे इन द साइक्लिक प्रोसेस इट विल बी कमिंग इक्वल टू जीरो। तो वही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन स्टेट फंक्शन मस्ट बी जीरो। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। उसी तरीके से बोल सकते थे कि अगर हम लोग चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर याद है हमने क्या बोला, स्टेट फंक्शन। सो इफ वी आर कंसीडरिंग चेंज इन
temperature, then also it will be considered equal to 0. A पर हमारा temperature क्या था 50 डिग्री, B पर है 25. साइक्लिक प्रोसेस किया, A से स्टार्ट करके A पर ही एंड किए, कोई भी चेंज नहीं आया टेम्परेचर में, यानी कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द स्टेट फंक्शन इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग स्टेट एंड पाथ फंक्शन. जबकि साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो पाथ फंक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि पाथ अगर होगा तो कुछ ना कुछ वहां पर हमें इनपुट देना ही पड़ता है. तो हम लोग पाथ फंक्शन यानी कि डिस्टेंस को साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 रेफर नहीं कर सकते. तो पाथ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन देयर इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड स्टेट फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 0 व्हेन देयर इज अ साइक्लिक प्रोसेस. अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है दैट स्टेट फंक्शन यानी कि स्टेट के जो भी वेरिएबल्स हैं कैन बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. अब ये इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर हमारे दो और टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए. अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखा, तो टर्मिनोलॉजी में एक बार रिवाइज करते हुए भी चलते हैं. टर्मिनोलॉजी में था सबसे पहला सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स. तो वो तो सिंपल है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स. सिस्टम क्या होता है, जिस भी पार्ट का हमें स्टडी करना है, यानी कि जहाँ पर भी हमें हीट एक्सचेंज या फिर कोई भी टर्म का एनालिसिस करना है जिसका हमें सब्जेक्ट टू स्टडी है, रेफर्ड एज सिस्टम. अब उस सिस्टम के अराउंड जो भी हमारा प्रेजेंट है इन्वायरमेंट, रेफर्ड एज सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग को एड ऑन करते हैं तो बनता है यूनिवर्स. वन पार्ट डन. अब सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है, तो बाउंड्री इज द सेपरेशन पॉइंट, कि वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा कि सिस्टम हमारा सराउंडिंग से अलग है. अब बाउंड्री क्योंकि अलग अलग टाइप की हो सकती है, वो हीट एक्सचेंज अलाउ कर सकता है या फिर हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं कर सकता, या फिर मैटर का एक्सचेंज अलाउ कर सकता है या फिर अलाउ नहीं कर सकता. सो ऑन दैट बेसिस सिस्टम इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. कौन कौन से थे, पहला ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम. अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, तो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज अलाउड है, रेफर्ड एज ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम क्या था, तो वहां पर देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट ऑफ मैटर, कि वहां पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा, रेफर्ड एज क्लोज सिस्टम. और थर्ड कैटेगरी यानी कि हमारी एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज अलाउड नहीं है, रेफर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो 3 सिस्टम्स आ गए. फिर हम लोग नेक्स्ट आ गए थे दैट इज कि अगर कहीं पर सिस्टम है तो उसका स्टेट होगा, मतलब उसके वेरिएबल्स होंगे जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा थिंग्स. तो अगर कहीं पर भी कोई भी सिस्टम है तो वी आर हैविंग अ स्टेट. अब स्टेट के बेसिस पे द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि आइदर इट कैन बी स्टेट डिपेंडेंट और इट कैन बी पाथ डिपेंडेंट, कि अगर हम ए से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा ओरिजिन पॉइंट से डेस्टिनेशन क्या था उसके ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो वी विल कॉल इट एज स्टेट फंक्शन. अगर हमारा ओरिजिन पॉइंट से डेस्टिनेशन किस पाथ से जा रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी वेरिएबल्स डिपेंड कर रही है, देन दे विल बी रेफर्ड एज पाथ फंक्शन. फिर साइक्लिक प्रोसेस आया. साइक्लिक प्रोसेस में हमारे जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं दैट कैन बी कंसीडर्ड इक्वल टू 0, बट फॉर द पाथ फंक्शन in a cyclic process the path variables will not be equal to 0. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल क्या थे पाथ फंक्शंस के, जैसे हो गया हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी में भी काफी सारे स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, दीज आर द क्वांटिटीज. यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट चल सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि वहां पर हमने 2 टर्म देखे थे कि स्टेट वेरिएबल जो है आइदर इट कैन बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, मतलब उसके 2 प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव. अब ये दोनों है क्या, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है यानी कि इट डिपेंड्स ऑन मास, मतलब मास के ऊपर अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तब हम लोग उसको क्या नाम देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का. और दूसरा हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि मास पर डिपेंडेंट नहीं है. तो 2 तरीके के टर्म्स यहाँ पर भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए. तो जितने भी वेरिएबल्स हैं इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन मास रेफर्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, and if they are not dependent on mass referred as intensive property.
अब यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, दीज आर एडिटिव इन नेचर, मतलब हम उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम लोग कहीं पर जा रहे हैं कि अगर लेट्स से वी आर हैविंग स्टेट ए और स्टेट बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ चले गए, तो दीज कैन बी एडेड, यानी कि वॉल्यूम को एक दूसरे में हमारा एडिशन जो है वो अलाउड है। एंड लेट्स से कि देयर इज अ पाइप बाय विच ए एंड बी आर कनेक्टेड, तो वी वर हैविंग टू टैंक्स ए एंड बी विच आर सेपरेटेड एंड वी आर कनेक्टेड देम बाय अ पाइप। यानी कि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि वॉल्यूम है, इन दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम बता सकते हैं कि इनको जब हमने जोड़ दिया आपस में तो टोटल वॉल्यूम सिस्टम का कितना होगा। तो स्टेट ए का और स्टेट बी का सिंपली हम लोग वॉल्यूम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि ये क्या हो सकता है, ऐड किया जा सकता है, तो इट कैन बी एडेड। अदर दैट इज इंटेंसिव। अब इंटेंसिव क्योंकि मास से डिपेंडेंट नहीं होता है, तब हम लोग इसको ऐड भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोले कि हम लोग ए से क्या गए, बी पर गए, और हमने क्या कर दिया, एक पाइप के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो वॉल्यूम में हमने दोनों के वॉल्यूम ऐड कर दिए। लेकिन टेम्परेचर भी क्या ऐड करके बोलेंगे कि दैट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, कि इसका अगर 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है, सो वी विल राइट कि हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू TA प्लस TB। ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, कि हमारा ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों को ऐड कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर 25 प्लस 25 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो दैट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट, ऐसा तो प्रैक्टिकली होगा ही नहीं। यानी कि टेम्परेचर हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इट विल बी रेफर्ड एज नॉन एडिटिव काइंड ऑफ नेचर, कि उनको सिंपली ऐड करने से हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो दोज विल बी रेफर्ड एज इंटेंसिव और अदरवाइज रेफर्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास वेरिएबल्स वही सब है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, मास, हीट, फिर हमारे पास वर्क डन आ गया, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। यही सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, रेफर्ड एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। बट इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारे तरीके से वैरी कर सकती है। पहला तो स्टेट पाथ, दूसरा क्या हो गया एक्सटेंसिव, इंटेंसिव इन नेचर, यानी कि मास डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वेदर दे कैन बी एडेड और दे कैन नॉट बी एडेड टू ईच अदर। ठीक है, तो दीज आर द इंट्रोडक्टरी टर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द प्रोसेस। यानी कि हमने जो इन सब की पाथ की बात की थी, उन सब का पाथ यानी कि जो प्रोसेस है वो कितने टाइप का हो सकता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर फर्स्ट दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब क्या, टेम्परेचर इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। यानी कि अगर हम लोग ए से बी पर जा रहे हैं तो हम लोग ने बोल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस से हम लोग ने गए। आइसोथर्मल मीन्स कि इनिशियल टेम्परेचर एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दीज टू सिस्टम आर इक्वल टू ईच अदर। So initial final remain same, that is temperature constant, referred as the isothermal process. सेकेंड है हमारे पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम remains constant, तो V is constant, initial volume is equal to final volume, therefore change in volume will be considered equal to 0. Next is isobaric. Isobaric means pressure remains constant, यानी कि change in pressure of the initial and final state is considered to be equal to 0. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मींस हीट रिमेन्स सेम, यानी कि इनिशियल का जो हीट होगा फाइनल का भी हीट उतना ही रहेगा। हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू 0, कि सराउंडिंग के साथ कुछ भी हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो हमने बाउंड्री में ऐसा पढ़ा था, बाउंड्री हमारी क्या हो सकती है, हीट एक्सचेंज कर सकती है या फिर हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती है। तो अगर वो हीट एक्सचेंज नहीं करती है, if there is no heat exchange from the system and the surrounding, referred as adiabatic process, और heat का symbol हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, Q। तो this Q is basically reference of heat exchange, कि कितना heat हमारा exchange हो रहा है। It remains, यानी कि heat of the system remains constant, so heat exchange is considered to be equal to 0. Okay. फिर next आ जाते हैं, that is after the adiabatic process, the next process is considered in here is दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। अब यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पर दोबारा आ जाओ।
यानी कि अगर हमने 1 से स्टार्ट किया 2 तक गए, यानी कि ट्रैवल करने के बाद हम लोग 1 स्टेट पर वापस आ गए। एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस लाइक दिस, और इट कैन बी लाइक दिस कि इस तरीके से ए से ट्रैवल किए और ए पर हम लोग वापस आ गए। तो इट कैन बी एनीथिंग, यानी कि होना क्या चाहिए, एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, रेफर्ड एज़ द साइक्लिक काइंड ऑफ प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि स्टेट फंक्शंस, यानी कि स्टेट के जितने भी फंक्शन होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, दैट वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। जैसे कि डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन। डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, रेफर्ड एज स्टेट फंक्शन बिकमिंग इक्वल टू 0 इन दिस केस। यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो कि स्टेट फंक्शन जितने भी होंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, दे आर ऑल कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू 0। Now, the process can be of more types. That is the next type known as reversible process. अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर है कि वहां पर इट कैन बी कम बैक, यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। तो अगर जितना आगे जा रहा है उतना ही क्या हो जाए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर दे। रिवर्सिबल, जितना आगे गया उतना ही पीछे आ सकता है, रेफर्ड एज रिवर्सिबल काइंड ऑफ थिंग। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? सो द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय अ वेरी स्मॉल चेंज इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। कि वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर जो भी आप चेंज टेक प्लेस कर रहे हो वो उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए। सो इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर, यानी कि स्मॉल चेंजेस अगर वहां पर आप इंटरचेंज कर रहे हो या फिर गो थ्रू कर रहे हो, तो अब हम उसको नाम देंगे रिवर्सिबल का। अब रिवर्सिबल के केस में एक्चुअली जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिवर्सिबल, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ ऐसा मत सोच लेना। वहां पर ये किससे रिलेटेड है, तो चेंज से रिलेटेड है। इफ द इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि ए और बी स्टेट का जो चेंज है, जो भी चेंज इन वेरिएबल्स है, इफ दैट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल चेंजेस, देन दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज रेफर्ड एज रिवर्सिबल काइंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, यानी कि ए से बी का अगर चेंज बहुत ज्यादा है तब हम उसको रेफर करते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कब बोलते हैं, जब चेंजेस बहुत स्मॉल स्मॉल हमने टेक प्लेस किए हैं। अब ऑन दीज चेंजेस, अब ये चेंजेस है क्या, तो इसको एग्जांपल करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है। यानी कि हमने एक पिस्टन लिया, दिस इज बेसिकली अ पिस्टन। अब ये पिस्टन कर क्या रहा है, इसके अंदर जो सिस्टम है उसको आउटसाइड सराउंडिंग से सेपरेट आउट कर रहा है। अब इस पिस्टन के ऊपर देयर इज अ पाइल ऑफ सैंड। अब पाइल ऑफ सैंड मतलब सैंड वहां पर प्रेजेंट है। अब सैंड का कंबाइंडली कुछ मास होगा, दैट इज नोन एज एम। अब हमने धीरे-धीरे इस सैंड को यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो सैंड को रिमूव करना स्टार्ट किया, बट द प्रोसेस व्हिच वी आर टेकिंग इज़, हमने सैंड का हर एक ग्रेन को सेपरेट करना स्टार्ट किया। मतलब देयर इज़ अ कंप्लीट सैंड, और सैंड में ग्रेन्स कितने होंगे, दैट इज़ अनकाउंटेबल इनफिनाइट नंबर। और हर एक ग्रेन को हमने धीरे-धीरे इससे क्या कर दिया, हटाना स्टार्ट कर दिया, दैट वी आर रिमूविंग द सैंड बट इन अ वेरी स्मॉल वे। मतलब बहुत ही धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज कर रहे हैं। नाउ दैट चेंज कैन बी कंसीडर्ड एज़ नेग्लिजिबल काइंड ऑफ चेंज, कि आपने इस पूरे पाइल ऑफ सैंड से 1 ग्रेन को वहाँ पे क्या किया, उठाया, और 1 पार्टिकल को उठाया और साइड में रख दिया। तो द चेंज काइंड दैट इज़ कंसीडर्ड इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इस तरीके का अगर नेग्लिजिबल चेंज होगा, तब हम उस प्रोसेस को का नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि इस केस में देयर विल बी, इफ देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, अपवर्ड से लेट्स से कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था फ्रॉम दिस पाइल ऑफ सैंड, तो अ फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये नीचे में जो गैसेस है इसके वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दो तरीके की फोर्सेस इस पिस्टन में। अभी ये पिस्टन क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेबल है, ये फिक्स्ड पिस्टन नहीं है, ये मूवेबल है। बट अभी क्योंकि ऊपर का फोर्स और नीचे वाले फोर्स इन दोनों की वैल्यू सेम थी, तब ये पिस्टन क्या था, रेस्ट में था, इट वाज इन रेस्ट पोजीशन। बट धीरे-धीरे हमने इस सैंड को क्या करना किया, रिमूव करना स्टार्ट किया। नाउ द चेंज वी आर डूइंग इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कि उसको कंसीडर करो या ना करो। बट लेट्स से कि वी आर रिमूविंग 1 पार्टिकल ऑफ सैंड ओनली, बट वी हैव कंटिन्यूअसली डन इट फॉर 10 आवर्स। तब तो वो चेंज क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर चेंज कंसीडर होगा। कि 10 आवर में लेट्स से कि हमारे पास कुछ 1 लाख पार्टिकल्स हो जाएँगे सैंड के, व्हिच वी हैव
सेपरेटेड आउट। तो 1 लाख पार्टिकल जो होगा सैंड का, उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, यानी कि दैट चेंज कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर चेंज। यानी कि ये चेंज हो तो रहा है बट बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत स्लोली डिफरेंस इन फोर्स के वजह से हो रहा है। ये फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, बिकॉज दिस फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू एम इन टू जी। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई हमारा मास है सैंड का दैट इज इक्वल टू एम, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, उसके वजह से इस पिस्टन के ऊपर एम इन टू जी। और इस मास को क्योंकि हम सैंड को रिमूव कर रहे हैं, तो दिस मास इज बेसिकली स्लोली डिक्रीजिंग। यानी कि ये जो अपवर्ड फोर्स है वो स्लोली हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, बट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में सेम ही लगेगा, क्योंकि ये गैस के वजह से, गैस के प्रेशर के वजह से इस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, मतलब दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट वेरी स्लोली। हमें बहुत टाइम के बाद ऐसा फील होगा कि वहां पर कुछ चेंज हुआ है, इनिशियली कोई चेंज हमें लगेगा ही नहीं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर दो तरीके के जो फोर्सेस हैं, एक ड्राइविंग फोर्स रेफर करते हैं और दूसरा अपोजिंग फोर्स। कि if the process is carried out in such a way that the difference in the driving force and opposing force is infinitely small, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है, डेल्टा एफ का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो, देन दीज काइंड ऑफ प्रोसेस विल बी रेफर्ड एज रिवर्सिबल। यानी कि ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है हर एक स्टेज पे, दैट कैन बी रेफर्ड एज अ very small difference in the force that is tending to zero. तो therefore process is named as reversible. अब इसमें आप सोचो कि टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा। हम हर एक पार्टिकल को सेपरेट आउट करना हमने स्टार्ट किया, सो इफ यू आर रिमूविंग ईच पार्टिकल ऑफ द सैंड, तो टाइम अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट टाइम, मतलब इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि हम वो काम करना ही छोड़ दें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, कि इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो लेट्स लीव इट। तो देयर इज अ इनफाइनाइट टाइम विच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, बहुत ज्यादा लगता ही जाएगा टाइम उस केस में, एंड दिस विल बी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो होगा, टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा। एंड दीज ऑल आर बेसिकली द पॉइंट्स रिलेटेड टू रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए। सबसे पहला दैट इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ चेंज। तो यहाँ पर पॉइंट्स रेफर कर दो दैट स्मॉल चेंजेस से ये हो रहा होता है। तो दीज आर द स्मॉल चेंजेस विच विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। फिर सेकंड, इट्स हर एक स्टेज पे यानी कि हर एक स्टेप पे देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम पोजीशन विच विल बी मेंटेन्ड। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन होने से हमारा मतलब क्या है, इसको कुछ इधर एक स्लाइड दे दो। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे थे, तो वी वर हैविंग दिस कंप्लीट पिस्टन, ये पिस्टन था, पिस्टन के अंदर क्या थे, गैस पार्टिकल थे और इसके ऊपर पूरा एक सैंड का पाइल था, एंड दिस इज द गैस। तो दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। अब हमने सैंड को रिमूव करना यहाँ पर स्टार्ट किया। अब रिमूव करना जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स से कि हमने एक सर्टेन क्वांटिटी रिमूव कर दिया, बहुत छोटा चेंज तो दिखा नहीं सकते, बट let's say this was the mid value और थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ गया, तो somewhat it is moving in upward direction but there is a pile of sand as it is, ज्यादा चेंज तो आ नहीं रहा। फिर अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि नेक्स्ट अगेन देयर इज द इनिशियल पॉइंट, ये कुछ इनिशियल था, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, अब ये नेक्स्ट स्टेज पर आया। तो दिस स्टेज पर भी अभी भी इसके ऊपर सैंड का पाइल रखा है और इसके अंदर क्या है, गैसेस प्रेजेंट है। देन ये फिर अपने नेक्स्ट स्टेज पर आएगा। यानी कि इस तरीके के बहुत सारे स्टेजेस होते जाएंगे, जितने आप पार्टिकल्स रिमूव करते जाओगे उतने ज्यादा स्टेजेस बनते जाएंगे। आपने फर्स्ट पार्टिकल रिमूव किया, फर्स्ट स्टेज बना, सेकेंड पार्टिकल रिमूव किया, सेकेंड स्टेज बना, थर्ड पार्टिकल रिमूव किया, थर्ड स्टेज बना। तो आपने इनफाइनाइट पार्टिकल्स रिमूव किए तो इनफाइनाइट स्टेजेस आपके मिलते गए, और हर स्टेज पर हो क्या रहा है, पिस्टन रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। अब ये क्या था, बीच में हमारे पास एक पिस्टन था। अब पिस्टन इनिशियल पोजीशन पे, इफ दिस इज सेड टू बी इनिशियल, तो इनिशियल पोजीशन पे हमारा जो ये पिस्टन था दैट वाज इन रेस्ट, तो दिस पिस्टन वाज एट द रेस्ट पोजीशन। फिर इंटरमीडिएट यानी कि इनिशियल
और फर्स्ट वाले पोजीशन इन दोनों के स्टेज में पिस्टन थोड़ा अपवर्ड मूव किया होगा, तभी तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। तो पिस्टन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट व्हेन इट हैज रीच्ड स्टेज 1 तो हमारा पिस्टन क्या हो गया, फिर से रेस्ट पोजीशन में आ गया। फिर सेकेंड स्टेज पे अगेन द पिस्टन आज कमिंग इनटू द रेस्ट पोजीशन, फिर रुका, फिर हमने नेक्स्ट पार्टिकल रिमूव किया, फिर से हमारा पिस्टन क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। यानी कि एट एवरी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज बीइंग मेंटेन्ड। हमारा पिस्टन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे आता है। अपवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम। एंड देयर द सिस्टम, यानी कि उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। और मूवमेंट स्टॉप होने का मतलब हर एक स्टेज पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाती है, रीच हो जाती है। सो दिस इज सेड इन केस ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल, कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर पोजीशंस आते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड इनफाइनाइट पोजीशन, जो भी आप स्टेजेस लेते जाओ, हर एक स्टेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता ही रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू राइट। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, सेकेंड वन, दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट स्टेज। हर एक स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहेगा। अब नेक्स्ट इज कि दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप तो है नहीं, बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो दिस इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। फिर नेक्स्ट इज कि दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। स्मॉल चेंजेस हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो दिस इज अ स्लो प्रोसेस। फिर यहाँ पर फोर्स के बीच का चेंज क्या है, यानी कि जो हमारी डेल्टा एफ है, दोनों अपवर्ड और डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, उसका हर एक स्टेज पे जो डेल्टा एफ की वैल्यू आ रही है, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। यानी कि दोनों फोर्स के बीच का डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, विच कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड। तभी हमने यहाँ पर टेंडिंग टू जीरो रेफर किया। अब आते हैं सिक्स्थ और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यहाँ पर वर्क डन कितना होगा। अगर हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर देते, यानी कि अगर हम दो सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, हमने पाइल ऑफ सैंड लिया और एक एक पार्टिकल को रिमूव किया, ठीक है, तो उसमें हमारा एक वर्क डन लगेगा। दूसरा सिचुएशन कि हमने पाइल ऑफ सैंड लिया और पूरे सैंड को एक साथ रिमूव कर दिया। सो देयर आर टू सिचुएशन। अब पहले वाले सिचुएशन में क्या हो गया, मल्टी स्टेप, मतलब हर एक स्टेप पे हम एक एक क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को रिमूव करते जा रहे हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि हमने पूरा सैंड लिया और एक साथ पूरे सैंड को रिमूव कर दिया। तो दे आर टू डिफरेंट सिचुएशंस। अब वर्क डन किसमें ज़्यादा लगेगा, जो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ। स्टेप बाय स्टेप मतलब आपने एक पार्टिकल लिया, फिर से उसको रिमूव किया, फिर अदर पार्टिकल लिया, फिर से उसको रिमूव किया। यानी कि अगर आप हैंड की मूवमेंट बोलो तो देयर इज मल्टीपल हैंड मूवमेंट। आप बार बार हैंड को इस साइड मूवमेंट करते रहोगे, इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, तो दिस विल बी द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ हैंड। यानी कि आपको जो काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो वर्क डन विल कीप ऑन एडिंग इटसेल्फ, वो खुद को क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इस काम में आप बहुत ज्यादा थक भी जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन होगा। अब दूसरा सिचुएशन हमने क्या लिया कि हमने पूरा पाइल ऑफ सैंड को एक साथ रिमूव कर दिया, मतलब एक बार में काम खत्म, हमारा वर्क डन क्या होगा, काफी कम होगा। यानी कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन इज क्वाइट हाई। और दूसरा सिचुएशन जो है जिसको हम रेफर करेंगे एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, वहां पर वर्क डन की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द वर्क डन। सो वर्क डन इन दिस केस इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम। बहुत ज्यादा वर्क डन हमें करना पड़ता है कोई भी सिचुएशन को टेक प्लेस करवाने के लिए। सो दिस इज रिगार्डिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल है तो इसी का जस्ट रिवर्स, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्स हम किसको बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर स्मॉल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर क्या होंगे, डायरेक्टली लार्ज चेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस। यानी कि दो तरीके के स्टेजेस होंगे, एक इनिशियल दूसरा फाइनल। जैसे कि सैंड का एग्जांपल लिया, यानी कि पूरे सैंड के पाइल को हमने एक साथ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उससे भी सिंपल एग्जांपल कि यहाँ पर हमने पिस्टन लिया था और इसके ऊपर एक ब्रिक रख दिया, तो देयर इज अ ब्रिक।
ठीक है। तो दिस इज अ ब्रिक, इसके अंदर क्या होगा, गैस होगा, दोनों ही डायरेक्शन से फोर्स की वैल्यू लगेगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो वी हैव टू रिमूव दिस ब्रिक। ये पूरा ब्रिक हमारा इस इनिशियल पोजीशन से रिमूव होगा, पिस्टन अपने फाइनल पोजीशन को रीच कर जाएगा। दिस वाज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ब्रिक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट थोड़ी रिमूव करेंगे, मतलब ब्रिक को पूरा उठाएंगे और एक साथ रिमूव कर देंगे, यानी कि अ लार्ज चेंज इज टेकिंग प्लेस। पर जो ब्रेक था वो पूरा अपना फोर्स लगा रहा था। अब अचानक से हमने ब्रेक को रिमूव कर दिया, यानी कि ये पिस्टन काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो जितना यहाँ पर चेंज आएगा फोर्स का, दैट विल बी कंसीडर्ड, यानी कि यहाँ पर जो चेंज होगा फोर्स का, दैट कैन नॉट बी टेंडिंग टू ज़ीरो, इट विल बी अ लार्ज चेंज इन द फोर्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी अ फाइनाइट डिफरेंस इन द ड्राइविंग एंड द अपोजिंग फोर्स, यानी कि जो फोर्सेस की वैल्यू है दैट विल बी अ considerable force, that difference is taking place। फिर यहाँ पर टाइम कंजप्शन कितना होगा, तो वेरी लेस। ब्रेक था, ब्रेक को हम आई इमीडिएटली रिमूव कर दिया, यानी कि टाइम कंजम्पशन विल बी लेस। तो इट विल बी कटिंग कंप्लीटेड इन अ फाइनाइट टाइम, एक लिमिटेड टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या फिर यहाँ पर स्टेजेस कितने होंगे, तो जैसे पहले वाले में हमारे पास मल्टी स्टेप था, मतलब स्टेजेस आते जा रहे थे, फर्स्ट पार्टिकल रिमूव, सेकंड पार्टिकल रिमूव, मतलब हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ यहाँ पर एक पार्टिकल को रिमूव कर रहे थे। बट इन दिस केस देयर इज ओनली सिंगल स्टेप। हम आए, इनिशियल स्टेज पे ब्रेक था, फाइनल स्टेज पर ब्रेक नहीं है, यानी कि ओनली वन स्टेप वी हैव टू रिमूव द ब्रेक। तो पूरा प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो गया। तो इट डज नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट स्टेजेस, इट हैज ओनली टू स्टेज, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल। अब यहाँ पर दो ही स्टेप है, तो इन दोनों स्टेप पर ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम इन हियर इज एस्टैब्लिश्ड एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ठीक है, तो इसके हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, दैट देयर विल बी अ लार्ज चेंज, छोटे छोटे चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर लार्ज चेंज होगा। अब लार्ज चेंज है तो डेल्टा एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लार्ज होगी, यानी कि रेफर कर सकते एक फाइनाइट वैल्यू होगा, नॉट टेंडिंग टू जीरो। फिर थर्ड सिस्टम, दैट इज इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल स्टेप प्रोसेस, मल्टीपल स्टेप नहीं होगा, पूरा काम एक साथ में खत्म। फिर फोर्थ, that is in this case it will be considered as work done which is minimum। रिवर्सिबल के केस में क्या था, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट यहाँ पर वर्क डन विल बी कंसीडर टू बी मिनिमम। देन टाइम कंजम्पशन विल बी लेस। ठीक है, तो टाइम, दैट इज लेस टाइम विल बी कंज्यूम्ड इन दिस केस। और दूसरे केस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इक्विलिब्रियम के लिए रेफर कर सकते हैं, दैट द इक्विलिब्रियम इन हियर विल बी मेंटेन्ड एट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस। तो इन्हीं दोनों स्टेज पर हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टेजेस तो बाय डिफॉल्ट है ही नहीं, तो उसके बारे में कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। तो दिस इज द regarding reversible and the irreversible process। Okay. So the mode of energy exchange can be of two types. The first one is considered to be the heat and the second one in here is the work done। अब ये दोनों ही एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं, तो हीट एंड वर्क बोथ आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बट हीट को हम क्या रेफर करते हैं, हीट इज डिफाइंड एज व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर अकर्स अक्रॉस अ बाउंड्री, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग। सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना ही चाहिए। सो बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय विच अ सिस्टम कैन बी or system can be converted from one stage to another state थ्रू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा ही, सिस्टम और सराउंडिंग के केस में देयर विल बी टेम्परेचर टर्म्स इन्वॉल्व। अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर काफ़ी तरीके का हो सकता है, आइदर इट कैन बी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यानी कि सॉलिड के केस में कंडक्शन रेफर करते हैं, लिक्विड यानी फ्लूइड के केस में कन्वेक्शन एंड
इन केस फॉर वैक्यूम इट इज रेफर्ड एज रेडिएशन। खैर इससे हमारा कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, बेसिकली हमें देखना क्या कि हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस विल बी देयर। अब दूसरा जो है दैट इज रेफर्ड एज वर्क। वर्क हम किसको रेफर करते हैं, यानी कि दिस इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच इज नॉट हीट, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के अगर किसी भी तरीके का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तब हम उसको रेफर करते हैं एज वर्क। ठीक है, अब ये वर्क जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, इट कैन बी मैकेनिकल मतलब हैंड से किए, या फिर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वर्क में जहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो देयर इज सम वर्क विच इज गोइंग ऑन, बट दैट इज नॉट एक्चुअली हीट। देन मैग्नेटिक काइंड ऑफ वर्क कैन बी देयर, ग्रेविटेशनल वर्क, यानी कि mg जो आप रेफर करते हो वहां से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी ये सब कुछ आ जाता है, तो दैट इज रेफर्ड एज ऑल्सो वर्क। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर आपका डिफरेंस हो रहा है, तो वहां पर किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, बट दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी रेफर्ड एज वर्क। तो दो पार्ट में हमने यहाँ पर क्या किया, एनर्जी को स्प्लिट कर दिया, एक जो टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व करेगा, दूसरा जो टेम्परेचर डिफरेंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क को थोड़ा और हम लोग डिटेल में देख रहे होते हैं। यहाँ पर वर्क है तो अब यहाँ पर वर्क को और डिटेल में अगर देखते हैं तो वर्क का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं एक प्रॉपर, कि वर्क हम लोग एक्चुअली रेफर किसको करेंगे एंड व्हाट इज द फॉर्मूला विच वी कैन डिनोट फॉर वर्क। तो यहाँ पर है हमारे पास दैट इज वर्क, और वी रेफर इट एज वर्क डन डिनोटेड बाय द साइन विच इज W. Now the work done in here is basically the mode of energy transfer in moving a particle across a displacement that is considered as dx against a opposing force, let's say F। यानी कि वहां पर एक फोर्स होगा और उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि dx होगा। So there is a force which is referred as F and there is a displacement which is referred as dx. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है पिस्टन, तो दिस इज अ पिस्टन विच इज मूवेबल, ऑब्वियसली मूवेबल रहेगा, मूवेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर से एक फोर्स की वैल्यू लग रही है और नीचे से एक फोर्स लग रहा है, तो द अपवर्ड फोर्स इज कंसीडर्ड अपोजिंग, एंड यहाँ पर नीचे से हम जो फोर्स रेफर कर रहे हैं दिस इज द ड्राइविंग काइंड ऑफ फोर्स। अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है, अपोजिंग फोर्स को अपोज करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। सो इफ देयर हैज टू बी एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, यानी कि ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या फिर ये अपोजिंग फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, देन द सिस्टम कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस द एक्सपेंशन विल बी टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पर जैसे ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज dx, यानी कि कुछ जो पिस्टन का मूवमेंट है दैट इज रेफर्ड एज dx। So the work in here is referred as the force multiplied by dx and with a minus sign. अब माइनस साइन क्यों रखा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा था दैट इज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो द एंगल इन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री, सो दे आर अपोजिंग डायरेक्शन, तो थीटा का वैल्यू हो गया 180, और अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास 180 होता है तो हमें पता है that is cos 180 is equal to -1, तो cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब cos 180 का वैल्यू अगर -1 है तो देयर द वर्क और द एनर्जी इज नोन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, जिसको हम नाम देते हैं वर्क डन का।
तो cos थीटा 180 दैट मीन्स -1, दिस इज नोन एज माइनस ऑफ एफ इंटू dx, यानी कि हमारा वर्क जो होता है दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टर्म dx। बट क्योंकि हम केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं, so we do not have to deal in terms of force, we have to deal in terms of pressure। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में याद होगा हमने कहीं पर भी फोर्स नहीं रेफर किया, हमने रेखा है दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरीके के टर्म्स रेफर किए, बट वी आर नॉट रेफरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो फिजिक्स का पार्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तब हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सारे टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर का टर्म यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर का अगर टर्म होगा तो वो हीट बन जाएगा, तो वी डू नॉट हैव टू इन्वॉल्व टेम्परेचर, यानी कि इन्वॉल्वमेंट किसका होने वाला है, प्रेशर और वॉल्यूम का। अब इसको हम ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने में प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो दिस वर्क डन नाउ कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ फोर्स। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं, राइट कर दें, यानी कि एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू dx, वी कैन राइट इट लाइक दिस। कि हमने एरिया से डिवाइड किया और एरिया से मल्टीप्लाई, और एरिया किसका, इस केस में जैसे हम इस पिस्टन कंसीडर कर रहे हैं तो ये फोर्स इस पूरे पिस्टन पे लिख रहा है, तो दिस एरिया ऑफ द पिस्टन, यानी कि जिस एरिया पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है उस पूरे एरिया से डिवाइड और उस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस ए इज द एरिया विच इज टेकन। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, और एरिया इनटू dx विल बी रेफर्ड एज चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, dv का। दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx, तो वही तो होता है हमारा वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू dv, यानी कि हमारे पास वर्क डन जो है, यानी कि अगर हम रेफर करें dw दैट इज चेंज इन द वर्क डन, so dw in here is referred as minus of p into dv। तो दिस इज रिगार्डिंग स्मॉल, अगर स्मॉल चेंज होगा तो dv लिखेंगे, लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा v, वो तो जस्ट सिंबल है रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये वेयर p represents the pressure which has been applied and v is the volume, एंड dv से क्या हो रहा है, तो चेंज इन द वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो dv इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो दिस इज रेफर्ड एज वर्क डन। अब वर्क डन हमारे पास दो तरीके का हो सकता है, या तो हमारे पास एक्सपेंशन हो जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वॉल्यूम आइदर कैन इंक्रीज और द वॉल्यूम कैन डिक्रीज। तो इस पे दो सिचुएशंस आ गए। अब दो सिचुएशन कौन कौन से, दैट इज फर्स्ट केस expansion can be taking place and the another case that is compression can be taking place। अब एक्सपेंशन होगा उस केस में क्या होगा, और जब कंप्रेशन रहेगा तो उस केस में क्या होगा, दो अलग अलग चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब एक्सपेंशन के केस में होता क्या है, वेदर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। The expansion that means the final volume will be more than that of the initial। expansion का तो मतलब ही होता है that the volume has to be increased, तो final volume will be more than the initial volume in case for expansion। तो हम लिख सकते हैं कि change in volume कितना होगा, तो if we write dv it will be taken as v final minus e v initial which will be turned out as positive, यानी कि greater than 0। तो in here we can write that dv is more than 0। ठीक है, अगर dv मोर देन 0 है तो हमने dw क्या लिखा था, दैट इज माइनस ऑफ p, यानी कि प्रेशर। अब यहाँ पर प्रेशर को हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि फोर्स भी तो एक्सटर्नल था। अंदर वाला फोर्स यानी कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, नीचे वाला, दैट इज उस सिस्टम का फोर्स। बट दिस इज द सराउंडिंग फोर्स, यानी कि अपोजिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि सराउंडिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में, और सराउंडिंग फोर्स के रिस्पेक्ट, दैट मींस इट इज अ एक्सटर्नल प्रेशर। सिस्टम का प्रेशर नहीं है, बाहर से जो प्रेशर आ रहा है उसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसको हम रेफर करते हैं वर्क डन। यानी कि दिस p इन हियर कैन बी रेफर्ड एज द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच हैज बीन अप्लाइड, सो dw विल बी कमिंग एज माइनस ऑफ p एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय dv, वही हमारे पास फॉर्मूला है। अब dv क्योंकि मोर देन 0 है, therefore we can write that dw will turn out as less than 0 because it is minus sign is present। तो dv भले ही मोर देन 0, dw हमारा लेस देन 0 होगा। तो हमारे पास एक क्रिएशन आ गया कि फॉर द केस फॉर एक्सपेंशन द चेंज इन वर्क डन
that will take in place will be considered as less than 0 कि वर्क डन क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा। अब दूसरा केस आ जाते हैं कंप्रेशन के लिए। तो कंप्रेशन के केस में हमारे पास है दैट इज फाइनल वॉल्यूम लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज कंप्रेशन। अब अगर इसमें चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं तो अगेन वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि ये टर्म्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स dv विल बी लेस देन 0। अब dv लेस देन 0, dw क्या था तो हमारे पास था माइनस ऑफ p एक्सटर्नल इनटू dv। अब dv की वैल्यू लेस देन 0 है, therefore we can write dw will be actually more than 0 because it is a negative term multiplied by a minus। तो minus into minus becomes positive यानी कि change in the work done which has been covered in this case will be more than 0। तो दो अलग अलग केसेस आ गए, एक हो गया एक्सपेंशन, दूसरा हो गया कंप्रेशन। एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन लेस देन 0 एंड कंप्रेशन मीन्स वर्क डन विल बी मोर देन 0। अब इन दोनों का हम लोग एक और नाम देते हैं कि अब एक्सपेंशन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम काम कर रहा था। एक्सपेंशन के केस में हो क्या रहा था, सो इफ दिस इज द केस व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड, तो इसी को हमने एक्सपेंशन बोला। अब एक्सपेंशन वाले केस में हमने बोला कि ये अंदर से ड्राइविंग फोर्स आ रहा था, दिस वाज द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि सिस्टम काम करने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम चाह रहा था कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, यानी कि सिस्टम वाज एक्चुअली द वर्किंग क्राइटेरिया कि दिस विल बी कंसीडर्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने काम किया तभी वो एक्सपांड हुआ, तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि सिस्टम के ऊपर काम किया गया तब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो कंप्रेशन विल बी कंसीडर्ड एज वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड एक्सपेंशन विल बी कंसीडर्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास आ गई। क्या क्या आ गया, फर्स्ट आ गया दैट इज एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, दैट इज रेफर्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम, तभी वहां पर एक्सपेंशन हुआ एंड इन दिस केस द W इज टेकन टू बी लेस देन 0 यानी कि इट इज W लेस देन 0। और दूसरा हमारे पास हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, दैट इज वर्क डन सिस्टम, सिस्टम पे काम किया गया था तभी उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, देयरफॉर द W in here is considered to be more than 0 and this is referred as the sign convention। तो sign convention क्या, work done on the system is positive, that means more than 0 which is compression, and work done by the system is negative which is considered less than 0। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर काम किया गया या सिस्टम ने काम किया। अब रिगार्डिंग हीट, दैट वाज द सेकेंड टर्म। तो हीट को हमने क्या बोला, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज द हीट। तो हीट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर by which a system can be converted from one state to another by the virtue of change in the temperature। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से ये एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा यानी कि हीट है, तो हीट अगर हम रेफर करते हैं दैट इज अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक मास है तो स्पेसिफिक मास के लिए एक स्पेसिफिक हीट डिफाइंड होता है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब कि अगर 1 ग्राम हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है और वहां पर हम 1 डिग्री राइज कर रहे होते हैं टेम्परेचर का, सो उसके रिगार्डिंग जो भी हीट टेक प्लेस यानी कि हीट का चेंजिंग टेक प्लेस कर रहा होता है दैट इज रेफर्ड एज द स्पेसिफिक
heat which is given by the term that is S. तो हीट में स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट का मतलब कुछ भी चेंज कर दो, कोई भी मास ले लो, कितना भी चेंज इन टेम्परेचर कंसीडर कर दो, रेफर्ड एज हीट, ठीक है। अब वहां पे आ गया स्पेसिफिक हीट, मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए हमने डिफाइन कर दिया, जैसे कि 1 ग्राम एंड चेंज इज 1 डिग्री राइज या फिर 1 डिग्री फॉल, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री एंड द मास विच इज चेंजिंग इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम। यानी कि कोई एक सिस्टम था जिसका 1 ग्राम में 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर हैज बिन टेकिंग प्लेस एंड फॉर दैट द स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू एस। तो ये हमारी क्या है, बाय डिफॉल्ट एक डिफाइंड क्वांटिटी हो गई। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं दैट वी आर हैविंग m ग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, तो हमारे पास सिस्टम का मास हो गया m। अब m ग्राम को हमने 1 डिग्री राइज कर दिया इन टेम्परेचर, तो फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द हीट विच विल बी काउंटेड एज, मल्टीप्लाई कर दो s को m से, यानी कि 1 ग्राम के लिए चेंज हुआ था s का, m ग्राम के लिए चेंज हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट टर्म। और next case we are having m gram which is having the temperature change which is equal to delta t। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया कि कोई भी एक रैंडम हमारा चेंज इन टेम्परेचर हैज बीन कंसीडर्ड, तो डेल्टा टी यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया। अब इस डेल्टा टी के लिए जो हम लोग हीट लिखेंगे दैट कैन बी m इंटू एस, मतलब एक स्पेसिफिक मास में हमारा स्पेसिफिक हीट क्या है, मल्टीप्लाइड है। ये किसके लिए था, 1 डिग्री के लिए था। तो अगर हमारे पास डेल्टा टी है, अगर चेंज है टेम्परेचर का, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई इसमें क्या कर देंगे, डेल्टा टी से। तो एम एस डेल्टा टी is referred as the change in heat for m mass of a system and the temperature fluctuation in here is equal to delta t which is equal to nothing but q। या तो q रेफर कर दो या फिर कैपिटल क्यू पी आपको दिखेगा। स्मॉल q फॉर स्मॉल चेंज, फॉर लार्ज चेंज इट विल बी रिटन एज कैपिटल q। तो दैट इज द सिंबल फॉर हीट। और हीट में हमारा क्या, टेम्परेचर का टर्म इन्वॉल्व रहेगा। और दूसरा केस दैट इज वर्क डन। वर्क डन में टेम्परेचर का कोई भी सिंबल इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इज रेफर्ड एज द वर्क डन, और दोनों के लिए साइन कन्वेंशन है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी निगेटिव। वहां पर हीट के लिए क्या है, तो दिस इज हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। जब हम लोग हीट निकालते हैं तब हम उसको बोलते हैं निगेटिव एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। अब ये फॉर्मूले से भी सेम चीज आएगा। डेल्टा टी होता क्या है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल। तो हम लोग जब सिस्टम को हीट दे रहे हैं, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, देयरफॉर वी कैन राइट द फाइनल टेम्परेचर विल बी कंसीडर्ड as more than the initial temperature, that T final is more than Ti, therefore delta T will be becoming as positive। तो हीट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज इट इज एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अब दूसरा केस क्या था, दैट इज हीट गिवन सॉरी हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम से हम हीट बाहर लेकर आ रहे हैं। इस केस में क्या होगा, दैट इज टी फाइनल विल बी लेस दैन दैट ऑफ द टी इनिशियल। इनिशियल वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी और फाइनल वैल्यू ज्यादा रहेगी। सो इन दिस केस वी कैन राइट दैट डेल्टा टी विल बी इक्वल टू निगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल क्या, निगेटिव टर्म आएगा, तो हीट की फाइनल जो हमारे पास सिंबल आएगा दैट शुड बी इक्वल टू निगेटिव। तो heat taken out of the system considered to be negative, heat given to the system is considered to be positive। so this is regarding the sign convention, ठीक है। फिजिक्स में इसका रिवर्स होता है, यानी कि वर्क डन के लिए जो हमने लिखा है, वर्क डन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर फिजिक्स में पढ़ोगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी निगेटिव। अब ये रीजन क्या होता है, दैट इज द फोर्स। उसमें डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है, वर्क डन की डेफिनेशन वहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है। आपका सेम थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर भी आ रहा होता है, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो हमने यहाँ पर जो वर्क डन के लिए डेफिनेशन लिखा है, इसमें हमने क्या लिखा है, दैट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन मूविंग अ पार्टिकल अक्रॉस और डिस्प्लेसमेंट डीएक्स अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। यानी कि हम अपोजिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में हमने वर्क डन को डिफाइन किया। अगर ये अपोजिंग फोर्स की जगह ड्राइविंग फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर वर्क डन को डिराइव करें, तो हमारा पूरा में
साइन उल्टा हो जाएगा, दैट द साइन विल बी रिवर्स्ड, दैट इज द डेफिनेशन इन फिजिक्स। कि अगर हम अपोजिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम ड्राइविंग फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन को डिराइव करते हैं, तो दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय फिजिक्स। इस वजह से दोनों का साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाता है, बट बोथ आर करेक्ट। दोनों का डेफिनेशन करेक्ट है, बिकॉज द फोर्स विच वी आर टेकिंग इज इन बोथ द टर्म आर अपोजिंग टू ईच अदर, इसीलिए दोनों का साइन कन्वेंशन रिवर्स ऑर्डर में चल रहा होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, होपफुली आपका फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा ही। तो ये चीज वहां पर याद रखना कि डेफिनेशन में द फोर्स विच इज टेकन केमिस्ट्री अपोजिंग फोर्स, फिजिक्स ड्राइविंग फोर्स, इस वजह से साइन कन्वेंशन रिवर्स चल रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज अब यहाँ पर वर्क डन हमने कहा क्या, तो दिस इज रिगार्डिंग द कंक्लूजन फॉर वर्क डन, कि वर्क डन हमारा होता क्या है। तो स्मॉल वर्क डन है तो डी डब्ल्यू लिख दिया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, स्मॉल चेंज। लार्ज वर्क डन है तो डेल्टा वी लिख दिया, डब्ल्यू इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक्सपेंशन होगा तब हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज निगेटिव। कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया क्या है कि अ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 5 लीटर, 5 लीटर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, सो वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द वर्क डन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सो आप ट्राई करो आंसर कितना आए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज सिंपली अगर वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 2 atm और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है 5। तो दोनों को हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो -2 -5 होगा। कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग वॉल्यूम क्या लेते हैं, निगेटिव, तो दिस इज -5। अब -2 और -5 बिकम्स पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव 10 इन atm लीटर। अब यहाँ पर यूनिट में आते हैं। अब हमारे पास यूनिट क्या हो गया, प्रेशर इज atm, वॉल्यूम इज लीटर, तो यहाँ पर यूनिट हमें क्या लिखना है, atm लीटर। अब हमारे पास एनर्जी का जनरल यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल। मोस्टली हम लोग रेफर क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल, ऐसा यूनिट। तो हम एटीएम लीटर और जूल के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि एटीएम लीटर अगर हमारे पास कहीं आया और हमें आंसर करना हुआ जूल के रिस्पेक्ट में, तो किस तरीके से करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू डू अ कन्वर्जन। तो हमारे पास कन्वर्जन क्या, दैट इज 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.32 जूल, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। अब 1 एटीएम को हम लोग पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा तो ये सेम चीज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी गैसियस स्टेट में भी लिखा था, दैट इज 1.013 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे लिखे कि 1 एटीएम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना वैल्यू होता है। देन 1 लीटर मीटर क्यूब में कितना होता है, तो 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1 एटीएम इंटू 1 लीटर, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऐसा यूनिट में आ जाएगा न्यूटन मीटर, दैट इज 101.325 न्यूटन मीटर, known as 101.325 जूल। यानी कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.325 इन टर्म्स ऑफ द। तो हमेशा यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना कि कब कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट होगी। अब सिंपल है ये आपके यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की, यहाँ पर न्यूटन मीटर था, दैट इज फॉर जूल। न्यूटन मीटर में क्या आ जाएगा, अगर हम लिखेंगे mlt के टर्म्स में, तो न्यूटन यहाँ पर होता क्या है, न्यूटन इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन के लिए होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए हम कंसीडर करते हैं एल, केजी के लिए कैपिटल एम, सेकंड के लिए टाइम यानी कि टी। तो केजी के लिए कंसीडरेशन क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, दैट इज एम। देन मीटर के लिए कंसीडरेशन है लेंथ, दैट इज एल। टाइम यानी कि सेकंड के लिए कंसीडरेशन है कैपिटल टी, तो इट बिकम्स एम एल टी टू द पावर ऑफ -2। तो दिस इज फॉर न्यूटन। और मीटर तो एज इट इज मीटर यानी कि लेंथ ही रहेगा, तो एम एल टी -2 मल्टीप्लाइड बाय लीटर, इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये हो गया आपका किसके लिए, जूल के लिए, यानी कि न्यूटन मीटर के लिए
हमारे पास यूनिट क्या है, दैट इज ml²t-2, दैट इज द डायमेंशन रिलेटेड टू दैट। खैर हमें मेनली याद क्या रखना है यहाँ पर, दैट इज दिस कन्वर्जन। बाकी चीज़ें अगर ये किसके लिए, ये भूलने के लिए कि अगर आप बाय डिफॉल्ट गलती से कहीं भूल गए कि 1 एटीएम लीटर में कितने जूल्स होते हैं, तो ये दोनों तो याद रहता है कि 1 एटीएम में कितना पास्कल है, तो 1.013 10⁵ 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब है, तो 10⁻³ तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बाई चांस कहीं भूल गए तो ये वाला याद कर लेना कि इस तरीके से डराइव होता है। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज रिगार्डिंग द वर्क ओनली, बट दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने क्या किया था, नॉर्मली दैट इज थ्योरेटिकल वाइज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमारा वर्क डन है दैट इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। बट अगर हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हो, क्योंकि वर्क में दो ही चीजें तो आ रही है, एक है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम। सो इफ वी आर हैविंग अ पीवी कर्व, अब उस पीवी कर्व के रिस्पेक्ट में हम लोग वर्क किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट इज नोन एज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क। तो इसमें हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का ये कर्व दिया हुआ है। अब प्रेशर वॉल्यूम के कर्व में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क जो होगा दैट इज नथिंग बट द एरिया कवर्ड अंडर दिस ग्राफ, कि इस ग्राफ के नीचे ये जो भी एरिया है दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये जितना भी एरिया कवर हुआ है दैट इज रेफर्ड एज नथिंग बट वर्क डन, क्योंकि वर्क डन को तो हमने यही लिखा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। तो दिस इज द वर्क डन विच इज, अगर स्मॉल क्वांटिटी के लिए लिखना है यानी कि डी डब्ल्यू लिखना है, तो ये बन जाता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डीवी। और हमें अगर लार्ज चेंज के लिए निकालना है तो यहाँ पर दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करना होगा, यानी कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ वी आर इंटीग्रेटिंग द स्मॉल क्वांटिटीज, तब ये क्या करता है, एक लार्ज चेंज का रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा होता है। सो इफ वी राइट W, that is the large change, it will be written as minus of P external multiplied by dV and this is the integration। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बोथ आर टेकन एज वेरिएबल, यानी कि P external and this dV as considered to be वेरिएबल। ठीक है, तब उस केस में ऐसा हमारा वर्क डन आ जाएगा। अगर P external is considered to be constant, इंटीग्रेशन का आपको थोड़ा आइडिया तो हमारे पास है, दैट इज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास है वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। अब जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो वन वेरिएबल के साथ करते हो, नॉर्मली जैसे कि हमारा लेट्स से कि L इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएल, यानी कि स्मॉल चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो हमारा टोटल चेंज इन लेंथ हो जाएगा दैट इज 2 इंटू एक्स, dx का इंटीग्रेशन होता है x एंड 2 इन हियर इज द कांस्टेंट, तो l इज इक्वल टू 2x, नॉर्मल इंटीग्रेशन। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, तो dx वाज द वेरिएबल एंड 2 वाज बीइंग ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, यही हो रहा था। बट अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमने दोनों को ही वेरिएबल लिया है, पी एक्सटर्नल भी वेरिएबल है, डीवी भी वेरिएबल है, क्योंकि ये वाला जो हमारा प्लॉट है, इस प्लॉट के अराउंड हमारा प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे हमें अलग अलग प्रेशर की वैल्यूज मिलेगी, हर पॉइंट वॉल्यूम की भी वैल्यू मिलेगी, यानी कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ बोथ वेरिएबल पी एक्सटर्नल यानी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। तो इस तरीके का जब इंटीग्रेशन आता है तो हम यहाँ तक लाकर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल के साथ किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास पी एक्सटर्नल एंड वॉल्यूम का कोई रिलेशन होगा, एक रिलेशनशिप होगा, तब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर को हम वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर देंगे सिंगल वेरिएबल के साथ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल है और हमें अगर कोई रिलेशन नहीं दिया है तो इतना पे लाके छोड़ दो, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। सो वर्क डन इज रिटन एज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। लेकिन अगर हम पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट मान लेते हैं, so if p external is considered to be constant, in that case what will happen, we can write that capital W is minus of p external into dv। अब ये p external constant है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ p external into dv, यानी कि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ p external into डेल्टा v। अब यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था
वर्क डन का फॉर्मूला हम यही तो पढ़ रहे थे, स्मॉल चेंज के लिए माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, लार्ज चेंज के लिए माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। बट इस फॉर्मूला में एक कंडीशन आ गया that P external has to be treated as a constant, then only we can derive to this formula. Otherwise, the formula will become as W equals to minus of P external into delta V. यानी कि वर्क डन के दो फॉर्मूलाज आ गए। जब दोनों वेरिएबल होगा तब हमें एक रिलेशन का वेट करना होगा, अदरवाइज हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। और दूसरा सिचुएशन कि पी एक्सटर्नल को हमने कांस्टेंट कर दिया, तब वर्क डन की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। सो ये दोनों चीजों को याद रखना कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग यही वाला यूज कर रहे होते हैं, दैट पी एक्सटर्नल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। बट कुछ केसेस यानी कि आपके एग्जाम में अगर पी एक्सटर्नल को वेरिएबल मान लेता है, तब आपको यहीं तक लाकर छोड़ देना, उसके बाद इंटीग्रेट गलती से भी मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर मेंशन कर दो, दिस इज फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज पी एक्सटर्नल एंड द डीवी बोथ आर द वेरिएबल्स। और सेकेंड केस हमारे पास है, दैट इज नीचे वाला, इन दैट द पी एक्सटर्नल इज बीइंग ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट and the dv in here is being treated as a variable। ठीक है, अब गलती से भी dv को कांस्टेंट मत कर देना, वर्क डन 0 हो जाएगा। dv इज द वेरिएबल यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ना, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम सेम एज फाइनल वॉल्यूम, तब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉर अ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम इज कंसीडर टू बी कांस्टेंट। उस केस में हम वर्क डन को 0 रेफर करेंगे। ठीक है, खैर वो थ्योरी पार्ट है, बाद में फिर से रिपीट होगा, बट अभी के लिए हमारे पास वर्क डन के फॉर्मूलाज हमें पता चल गए। सिंपली क्या होता है, स्मॉल चेंज के लिए द डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी फॉर स्मॉल चेंज। फॉर लार्ज चेंज वी हैव टू इंटीग्रेट इन बोथ द साइड। अब इंटीग्रेट करते हैं तो कितने वेरिएबल्स हैं, ये क्वेश्चन आता है। इफ देयर इज सिंगल वेरिएबल नो इश्यूज, बट देयर आर टू वेरिएबल देन देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू डिराइव टू द फाइनल आंसर। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, तो द एरिया अंडर द पीवी कर्व इज बेसिकली ट्रीटेड एज द वर्क डन, जो कि ये शेडेड एरिया है, तो दैट एरिया दैट इज रेफर्ड एज द एरिया अंडर कर्व। दिस इज द कर्व, ये हमारा क्या प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, इसके नीचे का जो भी एरिया है दैट इज रेफर्ड एज द वर्क डन। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा अगर कहीं पर ग्राफ दिया हुआ है और वर्क डन निकालने के लिए पूछा जाए, तो किस तरीके से हम लोग वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दिख रहा है क्या, ये इंटरसेक्शन हो गया, एक मिनट बस हटा दो। ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा था, पी एक्सटर्नल इज बीइंग ट्रीटेड एज कांस्टेंट, देन इस साइड है दैट इज पी एक्सटर्नल एंड dv, they are the variables, and in this case we need a relation in between p external and dv का relation होना चाहिए, तभी हम इसको find out कर सकते हैं। So now we are having a question, question में क्या दिया है, pressure versus volume का एक curve दिया है। So we are having a curve और इस केस में हमें find क्या करना है, that is work done। So यहाँ पर सिंपल काम है, काम क्या है हमारे पास कि ए से बी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ए से बी जब हमने ट्रैवल किया, सो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फॉर विच द कर्व हैज बीन रिप्रेजेंटेड। तो इसको आपका मैं आंसर कर दे रही हूँ, बट फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा आप खुद से करना। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या है, तो वर्क डन निकालने के लिए दैट इज बीइंग ट्रीटेड एज द एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व या तो आप इस तरीके से कंसीडर कर दो, इसका एरिया हमारे पास है। अब इस एरिया को निकालने के लिए या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रापेजियम का, दिस इज अ ट्रापेजियम जिसका फॉर्मूला हो जाए, या फिर हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, दैट दिस इज द स्प्लिटिंग। नीचे वाला हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ऊपर में हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। तो दिस एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दोनों को फाइंड आउट करो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये वाला बेस। अब हाइट की वैल्यू कितनी है, दिस हाइट यानी कि डिफरेंस इन द प्रेशर, दिस इज 4 पॉइंट, दिस इज 2
वॉल्यूम तो दोनों के बेस में क्या है 3, तो 4 - 2 दैट बिकम्स इक्वल टू 2। यहाँ पर हाइट का वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम लोग बेस रेफर करेंगे यानी कि दिस इज रेफर्ड एज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पर बेस रेफर कर रहे हैं तो बेस का वैल्यू भी 2 आ जाएगा दैट इज 3 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज ऑल्सो 2। तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल क्या होता है एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ इनटू ब्रेथ यही तो है हमारा ब्रेथ दैट इज टेकन एज 2। ये हमारा क्या होगा दैट इज लेंथ, लेंथ की वैल्यू भी 2 आएगी, फाइनल वैल्यू 2, इनिशियल वैल्यू ओरिजिन खुद ही है यानी कि 0, तो 2 - 0 लेंथ इज 2, ब्रेथ इज 3 - 1, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी 2, तो 2 इंटू 2 सबको ऐड कर दो वैल्यू क्या आ गया 6। बट दिस इज विदाउट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, साइन के बिना है। साइन हमारा कौन डिवाइड करता है आयुपाक साइन, दैट इज कि हमारा एक्सपेंशन था या फिर कंप्रेशन था। अब इस केस में हमने जो सिंबल दिया है दैट इज ए से बी को मूव कर रहे हैं, यानी कि ए से अगर बी को द एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस और कंप्रेशन, तो ये हमें वॉल्यूम बता दे रहा है कि ए पर जो हमारी वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 1, बी पर हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि दिस इज अंडर गोइंग एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के केस में साइन क्या होता है निगेटिव, यानी कि फाइनल आंसर विल इंक्लूड -6 इंटू एटीएम लीटर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में, वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो दिस हैज टू बी इंक्लूडेड विथ साइन। यानी कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व, दैट ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड। और साइन हमें खुद से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, इफ वी हैव टू इम्प्लीमेंट साइन डू इट ऑन आवर ओन, ठीक है। तो दिस इज अ वे टू फाइंड द वर्क डन यूजिंग अ पीवी कर्व। So if we consider this graph and we find area under the curve, तो हमारे पास क्या है this is the shaded area, तो ये हमारा है that is work done। अब work done में ये this is a rectangle है, तो length into breadth that will become the area। length इसका कितना है this one can be taken as length, तो value कितना होगा this is 4 this is 2, तो 4 - 2 equal to 2। ब्रेथ कितना है तो इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है तो फाइनल वैल्यू 4 इनिशियल वैल्यू 1, तो 4 - 1 टेकन एज 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 2 दैट बिकम्स 6, दैट इज टेकन एज द वर्क डन। अब यहाँ पर आता है कि साइन क्या होगा, ठीक है। अब साइन हम मैग्नीट्यूड तो इजिली पहुंच सकते हैं दैट इज 6, बट फॉर साइन वी हैव टू चेक समथिंग। अब यहाँ पर साइन के लिए एक हमने जो पहले पढ़ा है दैट इज वेदर इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन, बट इस केस में दोनों ही चीजें हो रही है, एक्सपेंशन भी हो रहा है कंप्रेशन भी हो रहा है। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है जब हम ए से बी को मूव कर रहे हैं दैट इज द एक्सपेंशन विच इज टेकिंग प्लेस, और जब हम सी से डी को आ रहे हैं दैट इज कंप्रेशन। ए से बी में क्या हो रहा है एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम इन दिस केस इज बेसिकली इंक्रीजिंग, और सी से जब डी को मूव कर रहे हैं दिस इज दिस डायरेक्शन, इन दैट केस द वॉल्यूम इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर टेक प्लेस कर रही हैं। अब दोनों ही चीजें जब होती हैं तब हम साइन क्या रिप्रेजेंट करें, तो दिस केस वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ साइक्लिक क्लॉकवाइज प्रोसेस और एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस, मतलब आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस होगा तभी तो वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही रहेगा, तो वॉल्यूम का इंक्रीज डिक्रीज दोनों है। हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है एंड साइक्लिक प्रोसेस कैन हैव टू डायरेक्शन, आइदर इट कैन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इट कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क डन हैज टू बी कंसीडर्ड एज निगेटिव, और जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क डन हैज टू बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। नाउ फर्स्ट फॉलो दिस रूल, कम टू द कंक्लूजन, फिर हम दोबारा से यहाँ पर प्रूफ करेंगे हाउ द वर्क डन इज निगेटिव और पॉजिटिव। तो अभी यहाँ पर मूवमेंट क्या है, दिस मूवमेंट इज ए, ये वाला, इस वाला और इधर, यानी कि दिस इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जैसे ही हमें पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है दैट मीन्स वी हैव टू पुट द साइन दैट इज निगेटिव, यानी कि -6 इंटू एटीएम लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड तो हमें पहले पता था, एरिया क्लोज्ड दैट इज एरिया अंडर द पीवी कर्व
that is equal to area of rectangle, and the work done in this complete process, that is ABCD, is referred as minus of 6 into ATM liter. अब आते हैं इसके स्टेप वाइज प्रोसेस पे. दिस विल डिराइव कि हमारा वर्क डन निगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा. तो दिस इज रिगार्डिंग द डेरिवेशन पार्ट. तो अब ये जो रूल है, इट इज बेस्ड ऑन दिस डेरिवेशन ओनली. डेरिवेशन में हमें करना क्या है, दैट इज कंसीडर्ड स्टेप वाइज प्रोसेस, कि हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअल बनाओ और उसमें वर्क डन को फाइंड आउट कर लो और सारे वर्क डन को फिर ऐड कर दो, तो आपका टोटल वर्क डन की वैल्यू निकल जाएगी. अब जो भी साइन आ जाए दैट डिपेंड्स कि हमारा फाइनल वर्क डन निगेटिव है या पॉजिटिव है. तो अभी आते हैं, दैट इज ए से हम क्या कर रहे हैं, बी को मूव कर रहे हैं. So when we are moving, that is from A to B, what will be the work done का value? तो हमें पता है यहाँ पर हमारे पास होने वाला है that is area under the curve. इस एरिया को ले सकते हैं, this is the area under the curve that has to be taken in here. अब इस एरिया का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस एरिया का वैल्यू हो जाएगा that is this is equal to 3 and this in here will be equal to 4. So 4 into 3 that becomes 12. तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड. और साइन क्या होगा, ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि वी कैन राइट माइनस ऑफ 12 ATM लीटर. दैट विल बी द वर्क डन फ्रॉम A to B. ठीक है. दूसरा आते हैं, दैट इज फ्रॉम B to C. उस केस में क्या होगा, B to C में जब जा रहे हैं वर्क डन B to C, तो ये कोई एरिया है क्या, ये तो एक लाइन है ना. दिस इज द वर्क डन B to C, यानी कि इसके अंदर कोई एरिया ही नहीं है, तो वैल्यू आ जाएगी 0. एरिया होना तो चाहिए ना, मतलब वहां पर तो कुछ है ही नहीं, दिस इज जस्ट अ लाइन, और उस लाइन के नीचे कोई एरिया ही नहीं आ रहा, तो वर्क डन इज कंसीडर्ड टू बी 0. नेक्स्ट आते हैं C2D. दिस इज द एरिया विच इज अंडर C2D. तो वर्क डन C2D कितना आ रहा है, एरिया कितना है, एरिया की वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस दैट इज 2, ये वाला डिस्टेंस दैट इज 3, यानी कि 2 into 3 दैट इज द एरिया. साइन क्या हो जाएगा, साइन ये है कि यहाँ पर कंप्रेशन है, सी से जब डी को मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स कंप्रेशन, यानी कि साइन होना चाहिए पॉजिटिव. तो दिस इज +2 into 3 दैट इज इक्वल टू +6 ATM लीटर. तो दैट इज द आंसर. फिर लास्ट वाला D2A को मूव कर रहा है, D2A अगेन इट इज अ लाइन, इसके नीचे कोई भी एरिया है ही नहीं, यानी कि वर्क डन फ्रॉम D2A इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू 0. अब इन सबको ऐड कर दो, तब हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा. सिंपल से, दैट इज टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस दैट इज ABCD is equal to the work done by AB plus work done in BC plus work done in CD plus work done in DA. तो सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, दैट इज -12 plus 0 plus of 6 plus of 0 becomes equal to -6 ATM लीटर. और ये कैसा प्रोसेस था, तो साइक्लिक क्लॉकवाइज प्रोसेस. बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर में क्या आ रहा है, निगेटिव, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कोई भी पार्शियल वर्क कैलकुलेट करो, मतलब हर एक स्टेज पर जाकर वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करो, उनको ऐड करो, तब भी आंसर सेम आएगा. या फिर एक सिंपल ट्रिक ले लो, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व लो और एक माइनस साइन इंक्लूड कर दो. दैट इज सिंप्लीफाइड वे. या तो इस लॉन्ग प्रोसेस से जा सकते हैं या फिर शॉर्ट प्रोसेस को यूज करके बस एक माइनस और पॉजिटिव साइन को हमें याद रखना है. So remember these two. These are the logics to solve the question in a shorter way. कि वर्क डन निगेटिव कब है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वर्क डन पॉजिटिव कब है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर रहे हैं. तो दिस वाज द प्रूफ. अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, अब हम प्रोसेस को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है, अगर हम ए से बी को मूव किए थे तो इस केस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम इज चेंजिंग, दिस वाज द प्रेशर. ठीक है. यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 4. ए पर भी प्रेशर की वैल्यू 4 है, बी पे भी प्रेशर की वैल्यू 4 है. दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, और प्रेशर जब भी कांस्टेंट होता है रेफर्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि इसको हम नाम दे देंगे आइसोबारिक प्रोसेस. और आइसोबारिक प्रोसेस पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज वर्क डन इज माइनस ऑफ P इंटू DV, बिकॉज प्रेशर बिकेम्स इक्वल टू कांस्टेंट. और ये हमने पीछे देखा था, पीछे वाले स्लाइड में आ जाओ एक बार.
तो पीछे वाले स्लाइड पे हाँ, ये रहा। यहाँ पर हमने बोला था कि जब हमारी प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है माइनस ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी या फिर डीवी जो भी कंसीडर कर लो। तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से भी हम चाहे तो इसका डेरिवेशन कर सकते हैं यानी कि वर्क डन निकाल सकते हैं। सो दिस इज डन इन दिस पर्टिकुलर आंसर माइनस ऑफ पी डीवी दैट इज द वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। फिर आते हैं B2C। B2C में कांस्टेंट क्या है तो वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंसीडर करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे बोल दिया, चेक कर लो ना हर एक स्टेट का वॉल्यूम। बी पर हमारी वॉल्यूम कितनी है, दिस इज द इंटरसेक्शन दैट इज 4। सी पर हमारा वॉल्यूम कितना है, दैट इज आल्सो सेम 4। यानी कि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बट प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। बी पर प्रेशर कितना है, दिस इज इक्वल टू 4। सी पे प्रेशर कितना है, दैट इज इक्वल टू 2। तो प्रेशर इज चेंजिंग बट द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। यानी कि हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। सो इफ इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन विल बी टेकन एज 0। व्हाई, बिकॉज वर्क डन होता है माइनस ऑफ पी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। And since dV in here is equal to 0 because isochoric process change in volume is 0, therefore it will be considered equal to 0। तो वही हमारा एरिया से भी आंसर आया, वही फॉर्मूले से भी आंसर आ रहा है। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। फिर आते हैं नेक्स्ट दैट इज ए टू बी हो गया, फिर सी टू डी जा रहा है। अब सी टू डी में जैसे ही गए तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि हम रेफर क्या करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो दिस इज सेम, यानी कि सी टू डी एंड ए टू बी बोथ आर आइसोबारिक प्रोसेस। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा माइनस ऑफ पी इंटू डी वी विच इज बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस अंटिल प्रेशर बिकम्स 0। आउटसाइड का प्रेशर वैक्यूम में डाल दिया, प्रेशर ही 0 हो गया तब हमारे पास 0 आ जाएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होने वाला है। और लास्ट दैट इज डी टू ए, यानी कि मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं डी से ए पर। तो डी से ए पर हम जैसे ही जा रहे हैं हमें फिर से क्या दिख रहा है दैट इज वॉल्यूम रिमेन सेम। ए पर वॉल्यूम क्या है तो दिस इज 1। डी पर भी वॉल्यूम क्या है तो नीचे में 1। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो डी टू ए वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि रेफर क्या करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो डी टू ए इज रेफर्ड एज आइसोकोरिक। तो दो अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व है इस सिस्टम में। सी टू डी एंड ए टू बी रेफर्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस, डी टू ए एंड बी टू सी रेफर्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू इक्वल टू 0, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए दिस इज माइनस पी इंटू डी वी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे दो अलग अलग वैल्यूज आ गए फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, बट वॉट एवर ये क्या था साइक्लिक प्रोसेस था। वर्क डन कैसे निकाला, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्क डन की वैल्यू निगेटिव मैग्नीट्यूड निगेटिव साइन के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए इन अ पीवी कर्व। तो दिस इज रिलेटेड टू अ पीवी कर्व। नेक्स्ट आ जाते हैं दैट इज दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द वर्क डन विच इज इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। सर्कल है उसमें क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन का वैल्यू। दिस इज अ सर्कल बेसिकली, ये मे बी ऐसा ओवल जैसा दिख रहा होगा बट दिस इज अ सर्कल। अब यहाँ पर हमारे पास है दैट इज एरिया अंडर द पीवी कर्व, वो हमें दे देगा मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे। अब सर्कल के लिए हमें पता होना चाहिए रेडियस। तो हम डायमीटर का वैल्यू निकालें, वॉल्यूम में तो हमें कोई वैल्यू दी ही नहीं है तो उसको हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, बट प्रेशर के टर्म में हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है उसका वैल्यू कितना है 6, बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका वैल्यू है 2। तो 6 माइनस 4 दैट बिकम्स द डायामीटर। यानी कि इस सर्कल के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं फॉर दिस सर्कल द डायामीटर वैल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारा जो रेडियस हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ डायामीटर, यानी कि 4/2 इक्वल टू 2। तो हमारी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर रेडियस 2 है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई में से इसको आर मतलब 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। तो आइदर वी कैन राइट 12 या फिर हम लिख सकते हैं 4 पाई भी, दोनों ही करेक्ट है। मैथमेटिकल पाई में अगर रखा तो 4 पाई। तो अब ये प्रोसेस कैसा था, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया लेकिन हमें साइन के साथ चाहिए।
वर्क डन जब भी लिखना है विथ साइन वी हैव टू मेंशन। अब साइन हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको चेक करने के लिए हमने बोला दिस वाज अ साइक्लिक प्रोसेस मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस वर्क डन बिकम्स नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 12.57, or we can say that is minus of 4 pi, that will be the answer. And unit क्या होगा, तो unit is atm into liter, because pressure is atm, volume in this case is liter.